स्पेशली जब वो स्टूप करता है, आगे की तरफ गर्दन झुकाते हैं, तो उसमें ज़्यादा उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सर तो वो ये सारी आंखें भी चीज़ें कुछ, फिर हाँ वो आंखों की भी फॉर्म कुछ ऐसी हो जाती प्रोप्टोसिस है। हो जाता है, एक्सॉप्थेल्मस जिसे कहते हैं वो हम क्या अपनी किस ज़बान तरह में। का होता है? वो उनकी आंखों से पता चलने लगता है कि ये पेशेंट जो है हाइपरथायरॉयडिज्म का है। जी हाँ, वो मतलब बाहर निकली पड़ती हैं आंखें जिसे ऐसी कहते वो हैं ना। जैसे सॉरी टू डर, से फ्रॉग जैसी आंखें हो जैसे जाती हैं। डर की तरफ से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ना, जैसे स्टेयरिंग फटी लुक, ये उनको फ्राइटनिंग हम कह स्टेयर। रहे हैं फ्राइटनिंग, वो होती है कि जैसे फ्राइट के अंदर या डर के खौफ के अंदर, तो वैसी आंखें हो जाती हैं। बाहर की तरफ आ जाती है और दूसरा उनको वो जो वाइट स्क्लेर है वो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो आपको लगता है कि जैसे सारा उबल रही हैं। आंखें खुली है, बस सारा वक्त आंखें खुली हुई हैं। अच्छा, तो ये जो थे ये जनरलाइज्ड हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम है। ये ज़्यादा कॉमन है या हाइपो ज़्यादा कॉमन है? हाइपो ज़्यादा कॉमन होता है। हाइपो ज़्यादा कॉमन होता है। यूजुअली वैसे तो दोनों ही आपके आ जाते हैं, बट हाइपो ज़्यादा कॉमन इसलिए भी, स्पेशली फीमेल्स के अंदर मेनोपॉजल के अंदर, उनके अंदर या एल्डरली पेशेंट्स के अंदर हाइपो ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि ग्लैंड उनका जो है ग्लैंड ख़त्म काम करना बंद कर रहा है, उनके एंटीबॉडीज़ इस तरह हो गई कि उसने ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या उनको पहले कोई ट्रीटमेंट ऐसी मिली है या रेडिएशन मिली है, किसी फॉर एनी रीज़न एक्सेसिव रेडिएशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स विथ योर थायराइड के अंदर। तो इसी वजह से हम मना करते हैं कि अननेसेसरी एक्सरेज एक्सेसिव जो है वो ना करवाया जाए। ज़रूरत है तो करवाएं, नहीं ज़रूरत है तो ना करवाइए। इसी तरह से हमारी हर चीज़ पे ज़्यादती और कमी जो है, ख़ुद से अपनी दवाइयाँ ना लें। बहुत सारी दवाइयाँ वैसी होती हैं जो दी जा रही होती हैं फॉर सम अदर रीज़न, एंड वो भी आपकी हदूद को कम या ज़्यादा कर देती है, उसको स्टिमुलेट करती है, इसको आइदर स्टिमुलेट करती है या डिप्रेस कर देती है। तो जैसे इसमें बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स शामिल हैं, बहुत सारी हार्ट की दवाइयाँ शामिल हैं, मगर वो है कि जो डॉक्टर अगर दे रहा है तो उसी को लें, उससे मुस्तकिल फॉलोअप करवाइए, बिकॉज डॉक्टर नोज़ कि उसने कब उसका टेस्ट करवाना है। अगर आप इफ़ यू डू नॉट गो बैक टू योर डॉक्टर और इफ़ देयर इज़ एनी अदर सिम्टम्स एंड यू डू नॉट रिपोर्ट बैक टू योर डॉक्टर, देन फिर प्रॉब्लम्स पड़ जाती हैं। सही। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रेहाना, कैसी हाँ, हैं? मैंने थायराइड का जरा पता करना था। मेरी उम्र 35 साल है। ठीक है। और मेरा T3 1.68, T3 1.68, T4 10.40 और TSH 1.48। 1 और मेरा 1.48। अच्छा, ओके। और मेरा जो गला है वो स्वेलिंग है, वो लग रहा होता है कि हल्का हल्का ऐसा स्वेलिंग है मेरा गला। आपने चेक कराया है तो उन्होंने क्या कहा है? हाइपर है, हाइपो है, बिल्कुल नॉर्मल है? उन्होंने कुछ डॉक्टर तो कुछ ना बताते ही नहीं है, वो कहते हैं बस सही है नॉर्मल है, सही है। अच्छा चलें, ठीक है। आपका गला जो है मेरा गला जैसे स्वेलिंग की तरह है, हल्का हल्का सा। और मुझे ना जरा खांसी होती है बार बार, इस तरीके से ऐसे करके मैं खांसी करती हूँ बार बार। तो वो थायराइड की वजह से मैं करती हूँ कि क्या करती हूँ, ये मुझे सब पता करना है। डॉक्टर से पूछा है। कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ, डॉक्टर से मैंने पूछा है तो वो मुझे कुछ एक्सप्लोर नहीं करते। वजन इनका बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नहीं, वजन मेरा नॉर्मल है, 60 है, नॉर्मल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। क्या बात है, आप तो बड़ी लकी हैं भाई। मैं असल में काम की तरफ भी ध्यान करती हूँ, काम भी करूँ, घर के एक्टिव रहूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। और थायराइड का कोई इलाज नहीं है? थायराइड का क्यों नहीं इलाज भी होता है, बस दवाई नहीं खाती मैं सारी जिंदगी। सारे इलाज। आप कोई दवाई खा रही हैं क्या इसके लिए? एथ्रोक्सिन खा रही हूँ। पहले खाती थी थायरॉक्सिन। बड़ी चालाकी की आपने, पहले नहीं बताया आपने दवाई खा रही है। नहीं, मैं खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ मैं। एथ्रोक्सिन खा रही हूँ, मुझे 2 साल हो गए। एथ्रोक्सिन एक होता है थायरॉक्सिन। ये भी आपको किसी डॉक्टर ने लिख के दी थी ना? नहीं, मुझे किसी रिलेटिव नहीं बताया था। डॉक्टर तो बस थायरॉक्सिन देते हैं, सिर्फ वो डॉक्टर थायरॉक्सिन देते हैं। मुझे किसी रिलेटिव भी होते हैं। एक मिनट, आपको डॉक्टर साहब ने थायरॉक्सिन खाने को दी थी ना? हाँ, मगर सबने कहा ये ज्यादा अच्छी है। अच्छा बस, हाँ ठीक है, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि मेरा ये सही है, ये नॉर्मल, मेरा 35 एज है, मेरा ये सही है? मैं फोन बंद करूंगी, के पास में जाऊंगी। जल्दी से चल जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू।
अल्लाह, पहले तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि अपनी मर्जी से रिलेटिव के कहने पे खा रही है। होता है, ऐसा भी होता है। अरे डॉक्टर साहब, अब बताइए, इनका वेट गेन तो नहीं हो रहा है लेकिन गला फूल रहा है और ये बाबा ये जो इनके डॉक्टर साहब जो जिनके ज़ेरे इलाज हैं, उन्होंने यकीनन वर्कअप कराया होगा इनका, और उसको देखने के बाद ही उन्होंने दवा तजवीज़ की होगी। तो ठीक है, दवा खाती रहें, उनको दिखाती रहें, फॉलोअप करवाती रहें। वो ये बाकी जो खांसी का, देखिए ये तो एक मुस्तकिल बीमारी है और ताहयात इनको ये चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन जो ये खाती हैं। और जहाँ तक वो खांसी वांसी का बताया उन्होंने, तो जब ग्लैंड थोड़ा सा इस तरह होता है तो ड्राई कॉफ भी होती है, कुछ मरीज़ों को सूखी खांसी भी होती है, वो इरिटेशन होती है पीछे थ्रोट में, उसकी वजह से खांसी भी हो सकती है। तो उनका कहना ठीक है। बाकी रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स में, तो अपने फिजिशियन के पास बाकायदगी से जाती रहें। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, को परमानेंटली हम अंदर कोई ऐसी कैप्सूल लगा दे जो स्लो रिलीजिंग थायरॉक्सिन हो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना खानी पड़ जाए? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आपकी अगर हाइपर होता है तो उसके अंदर कभी बार होता है कि हमने उसको पहले नॉर्मल करके पार्शली हटा दें, और जब मगर हाइपो के अंदर दे ऑल्सो इनफैक्ट समटाइम गो इनटू हाइपो लेटर ऑन, और अगर हाइपो है तो आपको नहीं है तो आपको देना तो पड़ेगा ना, आपके पास है ही नहीं तो फिर तो देना ही पड़ेगा। बल्कि इनफैक्ट यू लकी कि आप ओरली खा सकते हैं, आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब थिंक अबाउट पीपल जिनको रोजाना इंसुलिन लगानी पड़ती है, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार कभी कभी लगानी पड़ती है, तो आपके पास है नहीं ना, आपके पास है नहीं ना, आपके पास जो आपके जिस्म में चीज़ है नहीं, वो अपना फंक्शन नहीं करेगी तो आपकी दूसरी चीज़ें ख़राब करेगी। एक और वजह जो डॉक्टर साहब शायद आप बता चुकी हों पहले, कि वो हाइपो में जो आयोडीन डिफिशिएंसी है वो हमारे यहाँ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो पानी है, जो चश्मों का और जो स्ट्रीम वगैरह ये जो पानी है, उसमें आयोडीन की कमी होती है। इसलिए अगर आप देखें तो वहाँ की ख़वातीन या वहाँ के जो बच्चे हैं, वो पीकॉक नेक कहते हैं उसको, बड़ी खूबसूरत सी गर्दन नज़र आती है बज़ाहिर देखने में आपको, तो वो भी एनलार्ज थायराइड होता है, गॉइटर जिसे आप कहते हैं। तो इसलिए अब तो खैर शहरों की हद तक तो हुकूमत ने काफ़ी इस पे काम किया है कि आयोडीन मिला नमक हमारे यहाँ बड़ा रेडिली अवेलेबल है। एक बात है, वो गर्दन खूबसूरत तो नहीं लगती। अब कहने को तो किताबों में तो यही लिखा हुआ है, अजीब सा बाल जो निकला हुआ होता है वो मतलब एक लॉन्ग एंड थिन गर्दन जो है उसको हम कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, उसमें अब उसमें अगर एक बल्ज आ जाएगा तो उसको अब हाँ, मगर अब उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी किया है, जिसकी पहले इनफैक्ट उसकी इंसिडेंस जो थी वो 70% थी, जिसको कम करके 40 to 30% कर दी है इसके अंदर, विच इज़ with the iodinized salt plus आयोडीन के कुछ इंजेक्शंस कुछ, और बच्चों को जो दवाइयाँ उनको देके। एक बात पूछूं, लोग ना डर के मारे आयोडीन मिला नमक नहीं खाते हैं, वो कहते हैं इसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ मिली हुई है जो गवर्नमेंट हमें नहीं बता रही है, जिससे इनफर्टिलिटी हो रही है। या है ऐसा कुछ है? बहुत सारे होते हैं, देखिए वो तो बहुत सारे यहाँ पे पोलियो के वैक्सीन के ऊपर या वैक्सीनेशन के ऊपर भी कर रहे होते हैं, MMR की वैक्सीनेशन जो बच्चों को देना ज़रूरी होती है उसके ऊपर भी कर रहे होते हैं। तो वो तो बहुत सारे स्कूल ऑफ उनको समझाना पड़ता है। आई थिंक उनको समझाने की पब्लिक अवेयरनेस की बात है, जो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कतई नहीं, कतई नहीं ना, सिर्फ थायरॉक्सिन डाला हुआ होता है ना, आयोडीन डाला हुआ होता है उन्होंने। और आयोडीन आपको जैसा फिश विश के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर आयोडीन होता है, जिसके अंदर फिश बहुत आती है। अच्छा, व्हाट अबाउट पीपल जिनके बिल्कुल नॉर्मल है और वो आयोडीन मिला नमक खा रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। नॉर्मल आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने ज़्यादा, अगर आपका कुछ हुआ तो उसने रेगुलेट करके उसने बंद कर दिया। ज़रूरी नहीं वो उसको जाके हार्मोन में ही कन्वर्ट कर दे। हाँ। बट अगर जिनकी हाइपरथायरॉइड की प्रॉब्लम है उनको आयोडीनाइज नहीं देना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज वो और ज़्यादा मसला करेगा। सो आपकी नॉर्मल लोगों को तो कोई मसला नहीं होगा, मगर जिनकी प्रॉब्लम्स पहले ही हैं उन पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कम है तो उनको देना चाहिए, ज़्यादा है तो नहीं देना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपर तो चले नॉर्मल हो सकता है, हाइपो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता? अभी तक तो ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो दस्तयाब मतलब वो वापस से अब और वो जो ग्लैंड है वो अपना फंक्शन दोबारा सही नहीं कर सकता? नहीं, खत्म हो चुका है। जैसे कुछ जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, जैसे शुरू में प्रेगनेंसी का जिक्र हुआ, तो उस हवाले से ये है कि जब वो स्ट्रेस हटता है जिस्म से तो कभी कभी वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी रिलेटेड भी होता है, सही, लेकिन वो जब हो जाता है, सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो वो बेहतर हो जाती है चीज़। ठीक है। अच्छा वो ना डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया,
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। व्यूअर्स, हम यहाँ पे हमारा वक्त जो है अभी थायराइड डिस्कस करने का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, ब्रेक का वक्त हुआ है जी। ब्रेक के बाद हम आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, विल बी राइट बैक।